ये रिकग्नाइज करने के लिए कहा कि सेक्स इज बेसिक हमारी ऊर्जा है, इस एनर्जी है ये। हम बने उससे हैं, परमात्मा की दी हुई ये गिफ्ट है। ये आपने और मैंने सेक्स क्रिएट नहीं किया है, हमको मिला हुआ है। और सभी पशु पक्षियों में भी देख सकते हैं, पत्तों में देख सकते हैं, हम में देख सकते हैं, एक ऊर्जा का फिनोमिनन है, ईश्वर का दिया हुआ। हाँ, दिया हुआ है। इसको आप कैसे डील करते हो, ये इशू है। हाउ डू यू डील विथ इट? डू यू लिव विथ इट इंटेलिजेंटली, विथ अवेयरनेस, विथ अंडरस्टैंडिंग, और यू इंडल्ज इनटू इट एंड वेस्ट योर लाइफ इनटू दैट? आप करते क्या हैं उसके साथ, ये इशू है। और ये आज का ज़माने का इशू इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी प्रेडोमिनेंट प्रॉब्लम सेक्स है। आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट देखिए, मैगजीन देखिए, किताबें देखिए, चारों ओर जहाँ देखिए एक तरह से सेक्सुअल एरोटिक इमेजेस आपके सामने भेजे जाते हैं, तब आपका ध्यान खींचा जाता है। अगर आपको मुझे कोई चीज़ बेचनी हो तो सिर्फ किताब लगने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ एक लड़की खड़ी कर दूंगा तो आपको एकदम लगेगा हाँ ये देखने जैसा है कुछ। आप लड़की को पहले देखेंगे, चीज़ को बाद में देखेंगे। तो ये जो एक रियलिटी है उसको उन्होंने देखा कि इस ऊर्जा को मैं कैसे इसको सब्लिमेट करूं। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रोसेस बताया। उन्होंने कहा कि पहले जो है शरीर के तल पर एक हमारी ऊर्जा है, उसको अगर मैं मेडिटेशन से ट्रांसफॉर्म करता हूं तो वो प्रेम बनता है। प्रेम को मैं मेडिटेशन से ट्रांसफॉर्म करता हूं तो वो प्रार्थना बनता है, और प्रार्थना को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं तो परमात्मा तक मुझे ले जा सकता है। ऐसी एक यात्रा है, उस यात्रा में सेक्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट आइटम, एलिमेंट, and we have been ignoring and we have been trying to pretend as if I have nothing to do with that, which is absolute hypocrisy. हमारे जो सो कॉल्ड जो सेक्स का विरोध करते रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में जाके देखिए कि उनके जीवन में क्या घट रहा होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है। इसलिए उसकी बात को छोड़ देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि आदमी को जीने का तरीका उन्होंने सिखाया। उसमें ये कलिमा, अब आपने एक किताब का नाम दिया, संभोग से समाधि की ओर। लोग क्या समझते हैं, संभोग द्वारा समाधि की, द्वारा नहीं, इट इज नॉट थ्रू, इट इज फ्रॉम। जैसे कि मैं वैंकूवर से मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ, वैंकूवर से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा हूँ मैं, तो सेक्स के द्वारा नहीं, सेक्स से मैं चलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और इवॉल्व होता हूँ और मैं जाकर के परमात्मा तक पहुँचता हूँ। तो इट इज नॉट फ्रॉम थ्रू, इट इज फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। अल्टीमेट एम सुपर कॉन्शियसनेस है, नॉट सेक्स। वो तो बिगिनिंग पॉइंट है, लेकिन जाना कहाँ है वो उन्होंने बताया। खबरों के बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कहते हैं कि ओशो, आचार्य रजनीश, आचार्य भगवान रजनीश भी कहते हैं लोग उनको कि वो अमीरों के गुरु थे, अमीर लोगों के गुरु थे। रॉयल्स रॉयस कितनी थी उनके पास, एक तो रॉयल रॉयस उनके पास ऐसी थी जिसका सोने का बम्पर था। कहते थे कि जिस दिन बारिश होती थी वो मड में चलाते थे उसको। ऐसे गुरु जो इतने अमीर हों, रियली आपको साल्वेशन दिलवा सकते हैं। ऐसी बातें चलेंगी। अब ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वामी सत्य वेदांत कहाँ या ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर वसंत जोशी कहाँ। स्वामी वेदांत कहें तो चलेगा। ठीक है जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਰੋਇਲਸ ਰੋਇਸ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੰਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਰੋਇਲਸ ਰੋਇਸ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ 300 ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? पहली बात तो मैं थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन ठीक कर दूं। जी जी, ऐसी कोई रोल्स रॉयस नहीं थी जिस पर सोने का बम्पर था, ये सब गलत बात है। थी उनके पास रोल्स रॉयस तो 93 थी। अच्छा जी। लेकिन सोने की बम्पर वाली कोई नहीं थी, तो रेगुलर रोल्स रॉयसेस थी। दूसरी बात, दीज रोल्स रॉयसेस वर डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, दे वर नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। एंड वंस द एंटायर कम्यून was finished, each Rolls Royce was given back to the donor. It was given back to the person who had donated it. It was not his personal property.
So you cannot say he was owning 93 Rolls Royce. He was not owning anything. He didn't even have a pocket in his robes. तो सवाल ही वो नहीं था. पहली बात तो ये स्पष्ट करना. मड वर्ड में ले जाना ये सब गलत बात है. पता नहीं किसने कब शुरू की हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते थे. ये लव टू राइड. 20-22 माइल की सड़कें बनाई थी हमने उनके लिए बढ़िया से, और ड्राइव पर निकलते थे रोज 2 घंटे के लिए. ही यूज्ड टू एंजॉय ड्राइविंग. वो करते थे, पर वो सारी की सारी डोनेटेड थी ट्रस्ट में. पहली बात तो ये है. अब अपनी असली बात पर आते हैं. आपको शायद समझ में आ सकता है सब लोगों को, मित्रों को, कि देयर इज ऑलवेज अ हायरार्की ऑफ नीड्स होती है. मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने बहुत अच्छा बताया कि सबसे पहले हमारी नीड होती है फिजिकल मटेरियल नीड. खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए. ये पहली नीड होती है, बुनियादी जरूरत, बुनियादी. ये जब हो जाती है तब साइकोलॉजिकल नीड शुरू. भाई चलो आज एक सिनेमा देख के आते हैं, कि चलो आज नाटक देख के आते हैं, जरा म्यूजिक सुनते हैं. उसके बाद आती है स्पिरिचुअल नीड. स्पिरिचुअल नीड शुरू में नहीं आती. ये जब एक भूखा आदमी है, उसे आप कहेंगे चलो बेटा आप बैठ करके भजन करोगे, महाराज पहले रोटी खिला दो फिर भजन करूंगा. भूखे पेट होए ना भजन गोपाला, वो कहते हैं. तो पहले उस नीड को पूरी कर. इसलिए स्पिरिचुअलिटी तब शुरू होती है जब आपके बेसिक नीड्स खत्म हो जाए. ओशो ने उन लोगों को एड्रेस किया जिनकी वो नीड्स खत्म हो गई थी. अब वो स्पिरिचुअल नीड में गहराई में जा सकते थे. आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ ऐसा, आपको पता है हमारा जो ऋषि हुआ करता था, उसके पास उसका सबसे बड़ा धन क्या था पता है? वो बड़ा धनी था. गायें उसका धन था. बहुत गायें होती थी उसके पास, और गाय के सींग पर सोना लगा होता था. ऋषि जो तपस्वी कर रहा है उसके पास गायें होती थी, उसके सींग पर सोना लगा होता था. आप कहते हैं कि जो तो घर छोड़ के चला गया, उसके परिवार होता था, पत्नी होती थी, बच्चे होते थे, जीवन जीता था. हमारी किसी ऐसी दुर्भाग्य की घड़ी में ये सारा हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया कि अगर स्पिरिचुअल होना है तो आपको सब छोड़ देना पड़ेगा, जंगल झांकना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए. ओशो ने सब बंद करे. उन्होंने कहा कि नहीं, छोड़ना अगर है तो मन की पकड़ छोड़ो. चीज़ों को छोड़ने से क्या होगा? आप कार छोड़ के जाओगे और जंगल में बैठ करके कार का ध्यान करोगे. बिजनेस छोड़ के जाओगे, घर में जाके बिजनेस का जंगल में ध्यान करोगे. अच्छी बात तो ये कि जो चीज़ पकड़ती है चीज़ों को, उस पकड़ को छोड़ा है. उस पकड़ को छोड़ने का नाम ही ध्यान है, मेडिटेशन है. मेडिटेशन से मन की पकड़ ढीली होती है और आदमी पहली बार फ्री होता है. तो आपके मुद्दे पर आते हैं. अमीर का मतलब वो है कि जो आप तैयार है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए. हमारा जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है. मंदिर में जाता है कोई, काहे के लिए जाता है? जी महाराज शादी नहीं हो रही, शादी कर दो. बच्चा पढ़ाई दो, बच्चा नहीं और बच्चा कर दो. हम मांगने के लिए जाते हैं. स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई नहीं जाता. अगर मान लीजिए कि परमात्मा कह दे कि महाराज मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अब कहीं और जाओ, कहीं और चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है. हमारी मांग पूरी होनी चाहिए. आप जाते हैं अमुक जगह जाइए तो आपकी मन्नत पूरी होगी. मन्नत पूरी हो जाए, इससे ज़्यादा हमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है. हम परमात्मा को काम पे लगाते हैं कि महाराज कुछ कीजिए, आप बैठे मत रहिए मंदिर में, कुछ जाइए. डील मारते हैं. हाँ, डील है, हमारी बार्गेन चलता है उनके साथ. स्पिरिचुअल का मतलब होता है मैं मांगता नहीं, मैं देता हूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग. क्या दे रहा हूँ? प्रेम दे रहा हूँ, करुणा दे रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ, क्रिएटिविटी दे रहा हूँ. जो देता है वो स्पिरिचुअल है, जो मांगता है वो रिलीजियस है. लेकिन उस रिलीजन का कोई मतलब नहीं है. ओशो का सारा जोर इस पर है कि अभी आपने लिखा रिफ्लेक्टिंग एथनिक डिवर्सिटी. विद इन दिस डिवर्सिटी वी हैव टू फाइंड अ यूनिटी. Then the diversity will have some meaning. And that unity is of two things, awareness, होश और प्रेम. होश से जीना सीखें और प्रेम से जीना सीखें तो जी लिया. और जीना इससे बढ़कर दूसरा कोई दुनिया का बड़ा कोई वैल्यू नहीं हो सकती. और हमने जीना ही बंद कर दिया. हमने जीना बंद कर दिया. हम सारे लोग कहते हैं कि जब हमें हैप्पीनेस चाहिए, कोई ये नहीं पूछता कि भैया मैं अनहैप्पी हुआ क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ माई अनहैप्पीनेस. वो हम नहीं पूछते. हम हैप्पीनेस ढूंढने जाते हैं, जो भी दे दे. आप जो कहते हैं इतने सारे जो बाबा स्वामी जो आ जाते हैं, वो किस लिए आते हैं? क्योंकि हमारी मांग इतनी लगी हुई है जी. हम आप नहीं देंगे तो उसके बाद चले जाएंगे, वो नहीं देंगे तो उसके बाद चले जाएंगे हम, क्योंकि हमें कुछ चाहिए. डॉक्टर जोशी, आपने जब आपके नाम के साथ स्वामी लगवाया, स्वामी से आप कंफर्टेबल फील करते हैं, स्वामी का क्या अर्थ क्या है? जैसा कि हमारा जीवन, मन हमारा मालिक होता है जीवन में. जैसा मन कहता है वैसा हम चलते हैं. गुलाम हूं मैं तो अपने मन, गुलाम है मन के, है ना. अब ये मन कैसे बनता है, थोड़ा इसको देखा है. हाउ इज द माइंड क्रिएटेड?
It's a composite of several things. For example, our likes, dislikes, prejudices. इच्छाओं को, हमारे संस्कार जो बचपन से परिवार है, धर्म है, पॉलिटिशियंस है, मीडिया है, सब हमारे इस मन को क्रिएट करते हैं. उसकी गुलामी में हम जीते हैं. स्वामी का मतलब ये है, वो अब ये कहता है अब मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरा मालिक नहीं है. जब मैं मन का मालिक हो गया तो मैं स्वामी हो गया. मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं है, मेरे अंदर कोई काम नहीं कर रहा है. लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, कबीर कहते हैं. मन का जो जिसने जीत लिया वो सच्ची जीता हो. तो मन को जिसने जीता वो स्वामी हो गया. और इस मन को जीतने का जो तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, वो मेडिटेशन है. मेडिटेशन से आदमी मन से पार चला जाता है. मन के विरोध में नहीं है, मन की जरूरत है. वी आर नॉट एंटी माइंड, बट माइंड हैज टू बी यूज्ड रादर देन गेटिंग यूज्ड बाय द माइंड, व्हिच इज व्हाट इज हैपनिंग. आप तो 70 से लगे हुए हैं इस सर्च में. हाँ जी. आप स्वामी बन चुके हैं? आप मन पे काबू हो गया? कोशिश में हूँ. अभी हुआ नहीं, क्योंकि मन कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी महाराज. मन को ऐसी चीज है जो कल मिली और आज मैं उसको खत्म कर दूं. सदियों से मन बना हुआ है ये. पर काफी हद तक कंट्रोल हो गया. कंट्रोल नहीं होता, मन की समझ बनती है. बन गई है? बनती है, बिल्कुल बनी है. आई हैव बिकम मोर अवेयर देन आई वाज बिफोर. कितने साल रहे आप आचार्य जी के साथ? 37 साल. कैसी बातें करते थे वो? आप तो बहुत नज़दीक इनर सर्कल में थे. आप विनोद खन्ना जी मशहूर एक्टर थे, आप रजनीशपुरम में रहे. कैसी बातें, प्राइवेटली क्या बातें करते थे? प्राइवेट तो इट वुड डिपेंड अपॉन व्हाट द सिचुएशन. बट फर्स्ट थिंग इज इट वाज अ वेरी ग्लोरियस, मैग्नानिमस, luminous being. To be in front of him was like getting showered by अब जिसे कहते हैं वो आपका नायग्रा का जैसा वो फॉल गिरता है ना, ऐसे उनका प्रेम, उसकी करुणा बरसती थी आपके ऊपर. और उसमें इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज़ थी साहब उनकी कि आपका शहद भी क्या मीठा होगा. इतने प्यार से बात होती थी और बिल्कुल मुद्दे की बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते थे. हमारे यहाँ एक पूरी 60-65 दर्शन डायरीज छपी हैं, कभी आप पढ़ना मौका बने तो, जिसमें 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है डिसाइपल के साथ उनके इश्यूज को लेकर के. दर्शन डायरी कहते हैं उसको, इंग्लिश में है. वैसे तो उनकी 650 पुस्तकें हैं और भी पुस्तकें हैं उनकी, 10,000 ऑडियो कैसेट्स है, 2,000 वीडियो हैं. पर उनके साथ जब बातचीत करते थे हम. माता शीला का क्या रोल रहा उनकी जिंदगी में? वो शी वाज अ सेक्रेटरी एट दैट टाइम व्हेन रजनीशपुरम वाज बीइंग बिल्ड. शी हेल्प्ड मैनेज प्रैक्टिकली जो भी कुछ काम होता था वो करती थी. वो 3 साल में मेरे ख्याल में मैं वहाँ रहता था. 1981 की बात होगी जी, जब वहाँ उन्होंने ये बिल्डिंग शुरू की जी. और 3 साल में सारा सिटी टेक ओवर कर जी. बिल्कुल. उसका नाम भी बदल दिया. बिल्कुल. पुलिस भी. बिल्कुल. फायर डिपार्टमेंट भी. फायर डिपार्टमेंट था, हमारा मेयर था, हमारा सिटी काउंसिल था, हमारा पोस्ट ऑफिस था, रजनीशपुरम पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस था वहाँ पर. और 20-22 माइल की सड़कें, मॉल, ट्रक फार्म, ऑर्चर्ड्स, फ्रूट्स, शॉपिंग मॉल, रजनीश होटल, क्या नहीं था. पर हमारे 50 तो होल्स्टीन काउस थी, गायें थी, 50 गायें थी हमारी. बात करते हैं. ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ स्वामी सत्य वेदांत, डॉक्टर बसंत जोशी दरअसल उन्होंने पूरा नाम है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ यूनिवर्सिटी मिशिगन ਦੇ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਕਲੀਵਲੈਂਡ यूनिवर्सिटी ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਚਾਰੀਆ ਭਗਵਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦ ਲਿਊਮਨਸ ਰੈਬਲ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. 37 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ. ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ਪੁਰਮ ਬਣਿਆ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂ. ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ